स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एटम स्ट्रक्चर यूनिट में एस ऑर्बिटल में नोडल प्लेन नोड्स कैसे निकालेंगे हम इसको देखेंगे। एज वेल एज जो पी ऑर्बिटल है उसमें हम नोड्स एंड नोडल प्लेन्स कैसे निकालेंगे हम इसको देखेंगे। एज वेल एज जो डी ऑर्बिटल है उस डी ऑर्बिटल में नोडल प्लेन्स नोड्स कैसे निकालेंगे इसको देखेंगे। और उसके बाद हम इस पर डिपेंड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करेंगे और नीट और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे उनकी हम स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले नोड्स की बात करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे नोड। ये नोड और नोडल प्लेन है क्या? तो पहले आप ज़रा ध्यान से देखें कि ये नोड सरफेस या नोड एरिया या फिर नोडल प्लेन और नोड ये होता क्या है। तो पहले मैं आपको बता दूं, परमाणु कक्षा का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती है। परमाणु कक्षा का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती है अथवा उस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, अ रीजन अराउंड न्यूक्लियस इन विच देयर इज ऑलवेज अ जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। वंस मोर, अ रीजन अराउंड न्यूक्लियस in which there is always a zero probability of electron around the nucleus। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर देखें कि जैसे अगर मैं यहाँ पर आपके लिए इस p ऑर्बिटल की बात करूँ तो इसका अगर मैं शेप बनाता हूँ यहाँ पर, तो अगर आप ध्यान से देखें इसके मिडिल में ये नोड है। क्यों? क्योंकि यहीं से एक लोब इधर बनती है और एक लोब इधर बनती है। ठीक है ना? तो ये वो एरिया है, ये वो जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या है? शून्य है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है? शून्य है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है डियर? जीरो इस नोड पर। अब ये नोडल प्लेन क्या होता है? यानी कि इसको अगर मैं बिल्कुल जस्ट मिडिल से इसको मैं ब्रेक करूं, काटूं, तो नेचुरली इस तरह से कटेगा ये कि दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं नोडल प्लेन। यानी कि इस प्लेन पर हम इसको क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं दो सिमिलर पार्ट्स में। ठीक है, तो इसका मतलब इस प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे? नोडल प्लेन। और इसके मिडिल में होता है क्या? नोड। ठीक है, अब ये नोड एंड नोडल प्लेन, ठीक है, हम इनकी बात करेंगे। तो पहले आप ये देखिए, ये जो नोड्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। पहला स्फेरिकल और रेडियाई नोड, स्फेरिकल और रेडियल नोड, और दूसरा होता है नोडल प्लेन और एंगुलर नोड। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमको स्फेरिकल और रेडियल नोड निकालना है तो फार्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन, और अगर हमको नोडल प्लेन या फिर एंगुलर नोड निकालना है तो वो इक्वल टू होता है एल मतलब सबसेट। ठीक है, और ये जो एल की वैल्यू होती है आप डियर स्टूडेंट जानते हैं क्या? एस पी डी एफ के लिए, एस के लिए एल इक्वल टू 0 होता है, पी के लिए एल इक्वल टू 1 होता है, डी के लिए एल इक्वल टू 2 होता है और एफ के लिए एल इक्वल टू 3 होता है। डियर ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? यस। तो आपको पता है एस जो ऑर्बिटल है उसमें सबशेल एल की वैल्यू 0 होती है, पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, डी के लिए एल इक्वल टू 2 होता है और एफ के लिए एल इक्वल टू 3 होता है। जब तक ये वैल्यू आपको पता नहीं होंगी तब तक आपको ये स्फेरिकल और रेडियल नोड, नोडल प्लेन और एंगुलर नोड ये आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है स्फेरिकल नोड की बात करते हैं डियर। ये देखिए हम आ गए यहाँ पर, हमारे सामने है, ये देखिए ये जो शेप हमने बनाया है ये 1s का बना है। अब आप जानते हो ये उसका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है
न्यूक्लियस के बाद अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, ये इसके आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई नोड आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपको समझ में आ जाएगा कि इसका नोड कैसे है। तो आप इसको देखें, अगर मैं 2s के शेप को बनाता हूँ, ये 2s का शेप है। आप पहले न्यूक्लियस बनाएंगे, फिर आप पहले 1s बनाएंगे, फिर आप यहाँ पर ये 2s बनाएंगे। तो आप देख रहे हो ये 1s और 2s के बीच में ये जो स्पेस है, जो खाली खाली स्पेस आपको नज़र आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोड। यहाँ पर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या है? शून्य है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व जीरो है, इसलिए इसमें नोड क्या हुआ? एक हुआ, ठीक है। और वैसे भी आप पता कर सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ नोड्स कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर ज़रा देखें आप कि यहाँ पर 1s है। आपको पता है 1s का मतलब क्या होता है कि 1s के लिए n इक्वल टू तो हो जाएगा 1, क्योंकि आगे जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और s का मतलब होता है यहाँ पर l इक्वल टू 0। तो अगर आपको नंबर ऑफ नोड निकालना है तो यहाँ तो n रखना है। n कितना? 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया? 0। इसमें इसका मतलब इसमें नो नोड्स, इसमें कोई नोड्स नहीं है। आप नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स के लिए इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक फार्मूला है, n माइनस एल माइनस 1। आप यहाँ पर क्या करेंगे? l न कितना है? यहाँ पर 1, तो आप 1 रख दो, ठीक है। l कितना है? 0, तो आपने यहाँ 0 रख दिया, और माइनस 1 तो होता ही है, ठीक है। 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करो तो जो 1 होगा, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, क्या है? 0। लो, ये भी 0। तो यहाँ पर आपको आइडिया लग गया कि 1s की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कोई नोड नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर इस 2s की बात करेंगे तो 2s में 1 नोड आएगा। आप रख कर देखिए यहाँ पर, जैसे होता क्या है कि हम 2s की बात कर रहे हैं, तो आगे 2 है, यानी n इक्वल टू 2, और ये s है तो l इक्वल टू क्या आएगा? 0। अब फार्मूला चाहो तो आप ये वाला लगा दो या फिर ये लगा दो, एक ही बात है, ठीक है। ये लेकिन ns ऑर्बिटल के लिए ही फॉलो होता है, और ये जो है सबके लिए फॉलो होता है। तो आप ये वाला रख दो, चलो इसको रखो। तो यहाँ पर आप एक काम करें, फार्मूला रखिए, ये देखो n माइनस एल माइनस 1 होता है। अब n कितना है यहाँ पर? 2, आपने 2 रख दिया। अब l कितना है यहाँ पर? तो s में तो 0 होता है, तो आपने 0 रख दिया। फिर यहाँ कितना बचा? 1। 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 में से फिर 1 सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर कितना आया? 1। तो इसमें देखिए 1 आया, और सही बात है, इसमें 1 नोड होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर 3s की बात करते हैं, 3s में क्या होगा? ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। उसके बाद आपने क्या किया? आपको पता है कि ये फर्स्ट क्या हो गया? 1s, ये देखिए। फिर सेकंड वाला क्या हो गया? 2s, ये देखिए। थर्ड वाला क्या हो गया? 3s, ये देखिए। तो इसमें नोड कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? यानी ये जो वाइट वाइट सा स्पेस दिख रहा है, एक फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड ये हो गया, तो इसमें 2 नोड दिखाई दे रहे हैं हमको। एक नोड यहाँ दिखाई दे रहा है, एक नोड यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहो तो फार्मूले से भी निकाल सकते हो। कैसे? ये देखो फार्मूला आपके पास है, n माइनस एल माइनस 1, ठीक है, ये नोड निकालने के लिए। अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है? 3s की। तो आप जब 3s की बात करोगे तो यहाँ पर n इक्वल टू कितना आएगा? 3, और s मतलब l इक्वल टू 0। यहाँ पर n की जगह 3 रखा और l की जगह 0 रखा, और माइनस 1 करेंगे तो 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा? 3 आएगा, और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2। तो आप देख रहे हो यहाँ पर नोट्स कितने आ रहे हैं? 2। तो यहाँ पर हमको दिखाई भी दे रहा है कि यस, नोड कितने यहाँ पर? 2। तो आपको s ऑर्बिटल में नोड निकालना आ गया कि नोड कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि हम इसको रेडियाई नोड क्यों कहते हैं। तो आपको पता है, ये किसी भी एटम को आप क्या सपोज करते हो? किसी भी एटम को आप यहाँ पर स्फेरिकल सपोज करते हो, ठीक है, और एटम की रेडियस को ही हम एटम सपोज करते हैं, क्योंकि आपको पता जब रेडियस ही नहीं होगी तो एटम कहाँ से बनेगा। तो इसलिए क्या है, किसी भी एटम का न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रेडियाई नोड है, इस रेडियाई नोड को ज़रा समझें आप कि इसमें जो नोड होते हैं वो इसी जैसे आपको दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है रेडियस की तरह, तो ये रेडियाई नोड हो गया। फिर सेकेंड नोड आपको यहाँ नज़र आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम?
यस, रेडियाई नोड। यानी जो स्फेरिकल नोड जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो स्फेरिकल नोड बोलो या फिर रेडियाई नोड बोलो, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि स्फेयर के अंदर जो नोड बनेंगे वो स्फेरिकल नोड होंगे, ठीक है, और रेडियस क्या होती है ये आपको पता चल गई। तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं, तो उसमें जो नोड होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियल नोड बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया है ना। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं डियर, ये देखिए ये ऑर्बिटल है हमारे पास और नंबर ऑफ नोड्स हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें 1s तो इसमें 0 नोड होगा, 2s में 1 होगा, 3s में 2 होगा, 4s में 3 होगा और 5s में 4 होगा। तो इसके लिए आपको पता है कि डियर अगर ns ऑर्बिटल है तो उसके लिए अगर आपको नंबर ऑफ नोड निकालना है तो कुछ मत करो, n-1 ये फॉर्मूला दिमाग में रखो, है ना। ये 1 रखो 0 मिला, 2 रखो 1 मिला, 3 रखो 2 मिला, 4 रखो 3 मिला, है ना, और 5 रखो तो 4 मिला। तो क्लियर डियर, ये फार्मूला जो है हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ns ऑर्बिटल के लिए होता है। अगर हम np ऑर्बिटल के लिए बात करेंगे तो उस np ऑर्बिटल के लिए डियर मालूम क्या होता है, np ऑर्बिटल की बात करोगे जैसे आपको पता है ना 2p 3p 4p, तो उसमें n-2 ये वाला आप फार्मूला यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैंने बताया ना कॉमन, चाहे वो कोई सा भी ऑर्बिटल हो उसको हम अगर नोड निकालना चाहें तो ये फार्मूला का यूज़ कर सकते हो। कौन सा, ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको बता दूं मैं कि स्फेरिकल नोड जो है ये p में भी होता है और s में तो होता ही है ना, ठीक है। तो ये जो है नोड निकालने का तरीका है, ये फार्मूला है स्फेरिकल नोड निकालने का, ठीक है। अभी मैं और बात करूंगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। इस समय हम बात करेंगे p ऑर्बिटल के नोड्स की। देखो p ऑर्बिटल के नोड्स के लिए आपको पता है कि यहाँ पर ये p में 3 ऑर्बिटल बनता है। पहला होता है px, py, pz, ठीक है। तो डियर याद रखना जो s ऑर्बिटल होता है ये नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर का होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं होती है, क्योंकि स्फीयर में कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन अगर हम p ऑर्बिटल की बात करते हैं तो ये डायरेक्शनल कैरेक्टर का होता है, ये देखो ना px, py, pz। और अगर हम d ऑर्बिटल की बात करते हैं तो वो भी डायरेक्शनल कैरेक्टर का होता है, क्योंकि उसमें भी डायरेक्शन होती है, वो भी एक्स वाई जेड के एक्सिस में या मिडिल में बनते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल का होता है, एस कक्षक दिशात्मक प्रकृति का नहीं होता, और पी ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल ये डायरेक्शनल कैरेक्टर के होते हैं। पी कक्षक और डी कक्षक ये दिशात्मक प्रकृति के होते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे कि पी ऑर्बिटल में भी डियर एंगुलर एंड रेडियल नोड्स होते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि रेडियल नोड तो आपको मैंने बता दिया, एंगुलर नोड नहीं बताया, तो चलो ये भी मैं बता दूंगा आपको। तो चलो डियर आपको बताया जाए। देखो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिए कि ये मैंने पी ऑर्बिटल बनाया। अब इसमें ये पता है आपको, इसके सेंटर पॉइंट हो गया यानी न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये, इसको हम कहेंगे क्या, रेडियाई नोड। यहाँ पर रेडियाई नोड होगा या फिर इधर कह लो रेडियाई नोड होगा। ये देखो ना, ये सर्कल टाइप से बनाएगा ऐसे, ये इस तरह से बनाएगा। यहाँ पर भी देखो ये इस तरह से बनाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से ये लगा के यहाँ तक क्या होता है, रेडियाई नोड। इधर भी देखो क्या, रेडियाई नोड। तो आप समझ सकते हैं कि रेडियाई नोड इसमें होता है। दूसरी बात, अगर हम एंगुलर नोड की बात करते हैं तो एंगुलर नोड का मतलब क्या होता है, आपने देखो ये पी ऑर्बिटल फिर से बना लिया, इसको एक्स एक्सिस पे सपोज बना लिया, क्योंकि आपको पता है पी एक्स पी वाई पी जेड होता है, आप किसी भी एक्सिस पे लेके बना सकते हैं। तो अब जैसे मैंने यहाँ एक्स लिया और यहाँ वाई लिया, तो आपको पता है इस एक्स एक्सिस से इस वाई एक्सिस तक, ठीक है, आप अगर ध्यान से देखें इसके मिडिल में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो इस एक्सिस पे होगी यहाँ पर, ठीक है, क्या होगी, इस एक्सिस पे होगी, है ना। यानी फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, इधर हो सकती है ना। इसके मिडिल में क्या होगी, यहाँ पर 0 होगी, ठीक है। और उसके बाद ये अगर एक्स एक्सिस है और ये क्या, वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, एक्स एक्सिस पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, लेकिन इसके मिडिल में थोड़ी ना होगी। यानी वाई एक्सिस आने से पहले और एक्स एक्सिस शुरू होने से पहले
जो मिडिल का पार्ट है ये, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे हम एंगुलर नोड, यानी यहाँ पर क्या होगा, एंगुलर नोड, यानी फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होगी, जीरो होगी। तो ये भी आपको आइडिया लग गया, ठीक है। और बाकी अभी डायग्राम से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इनको आखिर किस तरह से इनके नोडल प्लेन होते हैं। अब जैसे यहाँ से देखो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अब ये जो डायग्राम है आपको पता है किसका है, ये पी एक्स का डायग्राम है, ठीक है, यानी पी एक्स मतलब ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पी एक्स है। अब आप जरा ध्यान से देखें इसमें वो कौन सा प्लेन है जिसमें फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, जीरो है। तो नेचुरल है हमारे सामने तीन एक्सेस है, ये देखिए एक्स, वाई और जेड, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ से यहाँ तक तो हो सकता है, मगर इस प्लेन में यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, यानी ज़ीरो है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका एक प्लेन ये हो जाएगा जिसको मैं डार्क से शो कर देता हूँ, ये देखिए एक प्लेन इसका ये हो जाएगा, ठीक है, वाई जेड, ठीक है, कौन सा वाई जेड, इसको नीचे भी डार्क से कर दिया मैंने, तो ये वाई जेड इसका क्या हो जाएगा डियर, नोडल प्लेन हो गया, ठीक है, जिस पर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर, जीरो है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पी वाई की बात करते हैं, ये हमारे सामने क्या है, पी वाई, तो पी वाई अगर है यहाँ पर तो आपको ये वाला जो प्लेन नज़र आ रहा है यहाँ पर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या आ रही है, जीरो नज़र आएगी आपको। इसको मैं डार्क कर देता हूँ, ये देखिए मैंने डार्क कर दिया, ठीक है। ये तो ये जो प्लेन है इसको मैं क्या बोलूँगा, देखो एक्स जेड प्लेन, जहाँ पर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर डियर, जीरो है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर थर्ड की बात करूँ, ये डियर क्या है, ये जेड एक्सिस पे बना हुआ है, यानी कि ये क्या है डियर, आपको पता है इसको हम लोग बोलेंगे पी जेड, ये पी जेड है। इससे पहले डियर ये क्या था, ये वाई एक्सिस बना था तो ये पी वाई था, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पी जेड की बात कर रहे हैं, ये दिस इज द पी जेड। तो पी जेड में क्या होता है कि पी जेड के अंदर अगर हम प्लेन की बात करते हैं तो प्लेन आपको कहाँ नज़र आ रहा है, ये देखिए नीचे नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि यहाँ तो हो सकता है फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मगर यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना, यहाँ तो लोब्स बनी हुई नहीं है, इसीलिए ये जो प्लेन आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये देखिए यहाँ पर ये कौन सा हो गया जाएगा, ये एक्स वाई हो जाएगा, ये देखिए। तो यहाँ पर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, जीरो, ठीक है। तो ये नोडल प्लेन कौन सा हो जाएगा, एक्स वाई, ठीक है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि ये नोडल प्लेन जो होता है ना, ये इसके न्यूक्लियस से क्या होता है, पास होता है, और ये जो जिसको बोलते हैं लोब्स है ना, ये लोब्स हैं, ये ना पी ऑर्बिटल है और इसका क्या है, ये न्यूक्लियस है। तो ये जो नोडल प्लेन होता है ये परपेंडिकुलर होता है, यानी इसके लंबवत होता है, ये देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर है, ठीक डियर। तो उसको आप ऐसे समझ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जैसे ये देखिए बहुत अच्छे समझना प्लीज़, जैसे ये आपने पी बनाया, ठीक है, और इसका मिडिल में ये क्या हो गया, इसका न्यूक्लियस हो गया। अब आप खुद सोचो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, अरे भाई परपेंडिकुलर ये होगा, यानी लंबवत ही होगा कि नहीं होगा, बस। तो ये क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन, ठीक है। और वही चीज़ आप तीनों डायग्राम में आपने देखी होगी, देखो दिया ध्यान से, जैसे ये पी एक्स का डायग्राम था तो आपने क्या देखा कि इसमें परपेंडिकुलर क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये तो ये देखिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, वाई जेड, ठीक, ये नोडल प्लेन। अगर हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं पी वाई की, तो पी वाई के परपेंडिकुलर क्या, ये लाइन गई, ठीक है, और ये तो ये हो जाएगा क्या, एक्स जेड, ये इसका नोडल प्लेन हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसकी बात करते हैं तो इसका तो आपको पता ही है क्या, कि अगर ये पी जेड है तो इसका परपेंडिकुलर क्या ये हुआ, इसका लंबवत ये हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे डियर, एक्स वाई, ये इसका क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ तक आइडिया लग गया। अब डियर स्टूडेंट्स, पी के जस्ट बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, डी ऑर्बिटल की जब हम बात करते हैं तो देखिए हमें पता है कि डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। देखिए कैसे होते हैं डियर, ये देखिए इस तरह से होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर,
ठीक है। तो हम इन सभी के शेप को अगर देखें तो यहाँ 3 शेप जो है वो बिल्कुल कॉमन जैसे आपको नज़र आएंगे, है ना। वो कौन कौन से शेप हैं, ये देखिए डियर, ये है DXY, DYZ एंड DZX। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए डियर क्या, कि यहाँ पर ये जो 3 DXY, DYZ एंड DZX जो होते हैं ये बिटवीन द एक्सिस बनते हैं, यानी ये अक्ष के मध्य में बनते हैं, ठीक है। और बाकी के ये जो पता है आपको DX² और DZ² जो होते हैं ये अलोंग द एक्सिस बनते हैं, ये क्या होते हैं, अक्ष पर बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये जो DXY, DYZ और DZX की अगर आप बात करोगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको पता है ये जो X और Y जो कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना, इनके बीच में टोटल एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। तो इसका मतलब ये यहाँ पर जो लोब्स बन रही है डियर वो 45 डिग्री के एंगल पे बनेगी। ये देखिए ये 45, 45, यहाँ से देखिए 45, 45, इसी तरह से इसको भी देखें, यहाँ पर ये 45, 45, 45, 45, और इसको भी देख लो, ये है क्या है 45, 45। तो यहाँ हमको समझ में आ गया क्या, कि अगर हम DXY की बात करते हैं तो लोब्स यहाँ पर 45 डिग्री एंगल पर बनती है, DYZ में भी और DZX में भी, ठीक है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि ये जो हमें नज़र आ रहा है DXY, तो DXY में अगर हम यहाँ देखें तो X एंड Y हमें नज़र आ रहा है मगर Z नज़र नहीं आ रहा है। तो देखो आप क्या करो, सबसे पहले सबसे अच्छा तरीका बताया जा रहा है XYZ लिख लो, लिख लिया। अब आपको पता है इसमें Z नज़र नहीं आ रहा तो उसके नीचे क्रॉस लगा दो, लगा दिया क्रॉस। अब आप क्या कर सकते हो कि ध्यान से देखना कि नोडल प्लेन कैसे निकालोगे, बोलो XZ YZ, ये XZ YZ, कितना इजी तरीका। देखिए कि आपको नोडल प्लेन निकालना है तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, एक बार x के साथ z को ले लो, एक बार y के साथ z को ले लो, तो XZ YZ ये आ गया XZ YZ। अब इसमें कहाँ पर आपको नोडल प्लेन नज़र आ रहा है, XZ एंड YZ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस डायग्राम के अंदर मैंने कहा XZ, ये यहाँ पर एक कोई ऐसा प्लेन बनेगा, जानते हैं जिसको हम लोग XZ कहेंगे, जहाँ पर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, 0 होगी। और दूसरा YZ यानी कि इसके बीच में भी ये यहाँ पर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगी, यहाँ पर 0 रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर XZ YZ लिखा। इसी तरह से अब मैं आपको डायरेक्ट बताया तो इनके आंसर कैसे, कि यहाँ पर हम बात करेंगे DYZ की बात करेंगे कि हमको ये DYZ बनाना है, तो नेचुरली आप क्या करोगे, XYZ लिख लोगे। लिखने के बाद आप खुद देखो कि इसके अंदर क्या मिसिंग है, आंसर आता है X मिसिंग है। तो आप क्या करोगे, एक बार XY XZ, ये लो, ये दो क्या हो गए, इसके नोडल प्लेन हो गए। कौन कौन से, XY और XZ, ये देखो XY XZ, ये इसके नोडल प्लेन हो गए, ठीक है। एक बार फिर से देखना, आपके पास एक बार फिर से देखने का मौका है। जैसे यहाँ DZX की बात करते हैं हम लोग, तो DZX में क्या होगा वो देख लीजिए कि XYZ लिख लो। इसमें क्या नहीं दिख रहा है आपको, इसमें Y नहीं दिख रहा है, तो Y के नीचे क्रॉस लगा दो। इसका मतलब होता है इस Y को एक बार इसके साथ लिखो और एक बार इसके साथ लिखो। तो लिख लो जरा XY ZY, ऐसे कर लो, या फिर ऐसे कर सकते हो XY YZ, ये देखो XY YZ, इसमें क्या आ गए, दो नोडल प्लेन आ चुके हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं डियर नंबर 4th, ये हमारे सामने है DX² - Y²। अब ये जो DX² - Y² आ रहा है, इसमें अगर आप ध्यान से देखें कि ये इन दोनों के एंगल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ टोटल एंगल कितना है डियर, 90 डिग्री का है। X और Y के बीच में, X और Y इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो इसके मिडिल में जो नोडल प्लेन जाएगा वो कितने पर जाएगा, 45 डिग्री पर। तो एक नोडल प्लेन यहाँ जाएगा 45 डिग्री पर, एक नोडल प्लेन यहाँ जाएगा 45 डिग्री पर। तो इस तरह से क्या होगा, 2 नोडल प्लेन्स आर एट 45 डिग्री एंगल विद ईच अदर, ठीक है। एक साथ आपको यहाँ पर एक और ये दूसरा, एक साथ आपको दो नोडल प्लेन यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कितने पर, 45 डिग्री एंगल पर, ठीक है स्टूडेंट्स, यस।
इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर डी जेड स्क्वायर की। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे सामने है ये डी जेड स्क्वायर। अगर हम डी जेड स्क्वायर को बनाना चाहें तो आपको पता है डी का मतलब होता है डबल डंबल, ठीक है। तो आपने देखा एक डंबल पहले मैंने ये बनाया और फिर जस्ट उसके अंदर दूसरा डंबल मैंने ये बनाया, तो एक शेप तो आप इसको ऐसे बना सकते हो और दूसरा भी आपको पता है डियर, देखिए वो मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ। आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, आपने बुक्स में देखा होगा कि एक डी ऐसे बनता है और एक डी को जस्ट लाइक रिंग इस तरह से बनाते हैं वो लोग, ये देख रहे हैं आप ऐसे, ठीक है। तो ऐसे भी बना लो, अरे भाई ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, बात एक ही है, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये डी जेड स्क्वायर है। अब हमको बताना है कि इसके अंदर नोडल प्लेन कहाँ होते हैं। तो मैं डियर आपको बता दूं, इसमें 2 नोडल प्लेन्स प्रेजेंट अबव एंड बिलो, यानी कि ये जो आपको नज़र आ रहा है नोड्स, ठीक है, एक तो इसके ऊपर एक इसके नीचे, यहाँ पर 2 नोडल प्लेन होता है, ठीक है। एक क्या होता है, इसके ऊपर नोडल प्लेन बनेगा, एक इसके क्या होगा, नीचे नोडल प्लेन बनेगा। इस तरह से इस डी जेड स्क्वायर के अंदर 2 नोडल प्लेन होते हैं, ठीक है। अब वो कैसे होते हैं तो उसको मैं बता देता हूँ। देखिए वो नोडल प्लेन कुछ इस तरह से होंगे, देखो ऐसे कह सकते हैं लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से एक ये हो जाएगा, और दूसरा नोडल प्लेन जो हो सकता है वो इसके बीच में हो सकता है, ठीक है। यानी आप इसको ऐसे कह सकते हैं, ये इस तरह से, ठीक है, यहाँ तक ऐसे ऐसे कह सकते हैं, इसके बीच में ऐसे ऐसे हो सकता है, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है कि डियर डी के अंदर 2 नोडल प्लेन होते हैं, डी जेड स्क्वायर में अबव एंड बिलो, और यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में 45 डिग्री के एंगल पर 2 नोडल प्लेन होते हैं जो एक साथ आपको नज़र आते हैं, दिस एंड दिस। और बाकी इनमें निकालना तो बहुत इजी है, मैंने बताया था आपको कि अगर यहाँ पर डी एक्स वाई है तो आप एक्स वाई जेड लिख लो, फिर देखो इसमें क्या मिसिंग है, आंसर आया जेड मिसिंग है, बस तो इस जेड को दोनों बार ले लो, कैसे, एक तो एक्स जेड और वाई जेड, ये लो, ठीक डियर स्टूडेंट्स। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स इन 3p ऑर्बिटल इज। 3p कक्षक में वृत्ताकार नोड की संख्या, 3p कक्षक में वृत्ताकार नोडों की संख्या है। अब क्या है, देखिए ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में 3 एंड डी में है 4। तो डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं स्फेरिकल और रेडियाई नोड के लिए फार्मूला होता है n-l-1। आपको पता है कि यहाँ पर हमें क्या दिया है, हमें यहाँ पर 3p दिया हुआ है, ठीक है। तो 3p के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है जो आगे डिजिट होता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, तो ये 3p के लिए n इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और p के लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो l की वैल्यू क्या हो जाएगी डियर, 1 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो, एक बार फिर से देखिए, l इक्वल टू 0 मीन्स s ऑर्बिटल के लिए, ये s के लिए होता है, l इक्वल टू 1 मतलब p के लिए, l इक्वल टू 2 मतलब d के लिए, ठीक है ना, l इक्वल टू 3 मतलब f सब शेल के लिए होता है, ये तो आप जानते ही हो वैसे भी। तो यहाँ 3p है तो n इक्वल टू 3 हो गया और p मतलब l इक्वल टू 1 हो गया। अब आप इस फार्मूले में रख दीजिए, चल रखिए ज़रा, n की जगह 3, l की जगह यहाँ 1 और -1, ठीक है। अब क्या होगा, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ है ना, 2 बचेगा, 2 में से फिर 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या बचेगा, 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डियर, 1, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 1, ठीक है। तो 3p में जो नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स होंगे वो कितने होंगे डियर, 1, तो ये इसका क्या है आंसर, ठीक है, क्लियर। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1 है, n यहाँ पर 3 रख दो, l की जगह पर 1 रख दो, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ कितना हुआ, 2, 2 में से फिर 1 सब्ट्रैक्ट कर दो कितना हुआ, 1, तो 1 आंसर आ गया, ये इसका ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन अ px इज। अब हमको px में नोडल प्लेन बताना है, तो फिर से डियर वही बात कि यहाँ p है यानी l इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पर l इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है,
तो आप क्या कर सकते हैं, वैसे भी मैंने आपको बता रखा है कि अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए हम पी एक्स की बात कर रहे हैं, तो पी एक्स के लिए आप क्या कर सकते हो, पी एक्स के लिए आप ये से स्ट्रक्चर बना सकते हो। आपको पता है ये एक्स एक्सिस बना हुआ है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी एक्स बोलेंगे। अब यहाँ पर नोडल प्लेन की बात आएगी, तो नोडल प्लेन क्या होता है, एक ऐसा प्लेन जहाँ पर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, ज़ीरो, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना क्या हो, शून्य हो। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, ज़ीरो हो, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो, ज़ीरो, तो वो कहाँ आएगा डियर, यहाँ। तो इस प्लेन पर, यानी कि ऐसे, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये प्लेन, तो डियर प्लेन तो पी एक्स के अंदर 1 ही होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा डियर, यहाँ पर 1, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 4s ऑर्बिटल। अब हमारे सामने 4s ऑर्बिटल की बात हो रही है, ऑप्शन 1 2 3 4 हमको दिए हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालना है हमको, ठीक है, और ये 4s की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको पता है कि आप दोनों फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देखो पहले तो आप ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 4s ऑर्बिटल। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स के लिए आप क्या करेंगे, देखिए ये होता है फार्मूला, ये फिर मैं आपको दूसरा फार्मूला भी बता दूंगा। अब यहाँ पर 4, यानी कि अगर हम 4s की बात करते हैं तो यहाँ पर n = 4 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको तो n ही रखना है, और s का मतलब होता है l = 0, तो यहाँ पर l की वैल्यू तो रखना नहीं, सिर्फ n की रखना है, तो रखो जरा यहाँ पर 4 - 1 यानी 3। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने आ गए, 3 आ गए। अब वो कैसे आ गए, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ नोड्स ये किस तरह आए हैं, इनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप इस बात पर थोड़ा ध्यान दें कि ये जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स होते हैं, ये एंगुलर नोड्स एंड स्फेरिकल नोड, इनका सम टोटल नोड्स होता है, ठीक है। एक बार फिर से देखिए यहाँ पर कैसे, देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, ये होता है फार्मूला टोटल नोड्स का। क्या होता है फार्मूला, ये है टोटल नोड्स का, यानी n - l - 1। आपको पता है ये स्फेरिकल एंड रेडियाई नोड का फार्मूला है, ठीक है। और एंगुलर नोड के लिए क्या होता है, l, स्मॉल l, ठीक है। इन दोनों का आपने क्या कर दिया, सम कर दिया, क्योंकि आपको टोटल नोड्स निकालना है। तो क्या होगा, आप खुद देखिए, l से ये l कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा, n - 1। तो इसीलिए डियर हम क्या करते हैं, यहाँ पर n - 1 डायरेक्ट रख करके हम यहाँ पर ये निकालते हैं। अगर आप चाहें तो आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अलग निकालते हैं। जैसे हम स्फेरिकल और रेडियल नोड की बात करते हैं, आपको पता है n - l - 1 ये फार्मूला होता है। आपको पता है n = 4 है, आपने 4 रख दिया, l = 0 है तो आपने 0 रख दिया, और ये -1। आपको पता है 4 में 0 सब्ट्रैक्ट करो तो 4 ही रहेगा, है ना डियर, कितना रहेगा ये 4, और 4 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दो कितना बचेगा, 3। तो यहाँ पर स्फेरिकल और रेडियल नोड कितना आ गया डियर, ये 3 आ गया, क्लियर, यस। अगर हम एंगुलर नोड की बात करते हैं तो वो स्मॉल l के इक्वल होता है, तो वो तो 0 होगा, क्यों, ये देखो ना l = यहाँ 0 है, यानी कि एंगुलर नोड्स में नहीं होगा। अब टोटल नोड्स 3 + 0, ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा डियर, ये 3 हो जाएगा। अब ये कैसे आया, ये तो मैं बता ही चुका हूँ ना आपको कैसे आया। टोटल नोड्स निकालने के लिए आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया था, n - 1, ठीक है, ये n = 4, 4 - 1 = 3, ये टोटल आ गया। फिर आपने अलग अलग निकाला, देखिए 3 है ना, ये स्फेरिकल और रेडियल नोड 3 निकाले, एंगुलर नोड निकाला 0, दोनों को सम करें तो भी क्या आ रहा है, 3, यानी ये देखिए इससे मैच कर रहे, ठीक है। तो बात वही है कि आप चाहे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या आप यहाँ पर इसको, है ना, इस तरह भी निकाल सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, ठीक। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ये देखिए हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल, ठीक है। तो 2s कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है उसका कक्षक कोणीय संवेग हमें बताना है, ठीक है। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, इसको बताने के लिए ये देखो एंगुलर मोमेंटम,
ठीक है। ये कोणीय संवेग, ये रेखांशक कोणीय संवेग निकालने का फार्मूला है, ये होता है रूट एल और ये l+1 और ब्रैकेट के बाहर होता है h/2π। ठीक, ऑप्शन हमारे सामने ये दे रखे हैं। अब आप देखिए हमें क्या दिया था, इसने 2s दिया था, तो 2s के लिए क्या करोगे, आगे यहाँ 2 दे रखा है तो n इक्वल टू क्या होगा 2, s का मतलब होता है l इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ये जो फार्मूला है आप यहाँ पर रखिए, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या रखना है डियर, l ही रखना है, देखो ना, रखो जरा। तो यहाँ पर क्या होगा, जिस फार्मूले में रखिए जरा, इसको अलग कर देते हैं, फार्मूले में रख देते हैं। तो देखो क्या होगा, रूट है ना, एल की जगह रखो 0, ये 0, फिर हो जाएगा 0+1, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर क्या है h/2π। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा देखो रूट, ये आ जाएगा 0, 0 में +1 कर दो, नेचुरली क्या आएगा 1, ठीक है, और h/2π ब्रैकेट के बाहर है। अब 0 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, रूट 0 आएगा, है ना, और यहाँ पर h/ क्या आएगा, ये 2π। अब इसका रूट निकालो किसका, 0 का, तो वो 0 ही निकलेगा, तो 0 × h/2π, तो इसका आंसर क्या आएगा डियर 0। ये देखो 0 आ गया, तो 0 इसका ऑप्शन है क्या, यस, तो यही डियर इसका क्या है आंसर है। ठीक, इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल। अब देखिए हमको d ऑर्बिटल दिया है डियर, तो आपको यहाँ पर पता होगा, ये देखिए l = 0 मतलब s, l = 1 मतलब p, l = 2 मतलब d और l = 3 मतलब f। तो भाई हमें d ऑर्बिटल की बात पता चल रही है, तो हम क्या करेंगे, l = 2 किसके लिए यूज़ होता है, d के लिए, तो हम l = 2 रखेंगे किस फार्मूले में, ये जो हमारे पास फार्मूला है ये, तो हम क्या करते हैं, इस फार्मूले को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम, ये मैंने इस तरह से एंगुलर मोमेंटम लिख लिया, इक्वल टू ये रूट है यहाँ पर, ये हो जाएगा l और ब्रैकेट के अंदर l+1, ठीक है, यहाँ देखिए l+1 यहाँ पर, और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा यहाँ पर h/, यहाँ पर 2π। अब l यहाँ पर कितना है डियर, वो देखिए l2 है, रख दो जरा 2 यहाँ पर, तो यहाँ क्या होगा, ध्यान से देखिएगा प्लीज़, ये देखिए 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2+1, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा h/2π, ठीक है। आगे यहाँ हो जाएगा √2 और अंदर क्या हो जाएगा 3, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर क्या होगा h/2π, 2 3 जा 6, तो हो जाएगा √6.h/2π, ये देखिए, ठीक है, √6.h/2π, यानी कि इसका आंसर क्या है, ये बी आंसर है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि हम किस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।